दोस्तों स्टोरी का ये 11वां भाग है। अगर आपने इसके पहले वाले भाग नहीं देखे तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। अचानक बाहर का दरवाजा झटके से खुलता है और उसमें से शैलेश जी दनदनाते हुए अंदर आते हैं। उन्हें जैसे ही खबर मिली कि रुद्र, जिसे वह एक पल अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वह आज उनके घर पर है, यह सब जान शैलेश जी का अंदर का ज्वालामुखी भड़क गया। आज या तो वह उस आग में रुद्र को मिटा देंगे या खुद को मिटा देंगे। वह गुस्से में घर के अंदर एंटर करते हैं और सामने ही उसकी नज़र सोफे पर ठाठ से बैठे रुद्र पर जाती है। उसको इतना शांत और सुकून में देख शैलेश राठी को खुद पर जैसे एक तमाचा सा लगता है। रुद्र को उनके पेशेंस का अभाव हो गया था, लेकिन तब भी वह उसे इग्नोर करते हुए अपने फ़ोन में ही लगा था। सब तो वहाँ शैलेश राठी को देख हैरान परेशान हो गए थे। सबको आने वाले कल के तूफान का अभाव हो चुका था। केवेंद्र जी तो सबसे ज़्यादा हैरान और परेशान हो गए थे। उनके लिए तो एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसी बात हो गई। ना ही वह अपने दामाद को कुछ कह सकते हैं और ना ही शैलेश जी को। शैलेश जी जैसे ही गुस्से में आगे बढ़ते हैं रुद्र के तरफ, केवेंद्र जी हड़बड़ाते हुए आगे बढ़ उनके सामने हाथ जोड़ उनसे कहते हैं, भाई साहब आप भगवान के लिए शांत हो जाएं। बेटी और दामाद पहली बार शादी के बाद हमसे मिलने आए हैं। कृपया कोई तमाशा ना करें। आपसे हाथ जोड़ विनती है। केवेंद्र जी की बात सुन शैलेश राठी गुस्से में मुस्कुराते हुए काफी तेज आवाज में कहते हैं, वाह केवेंद्र, क्या खूब कहा। तमाशा मैं करता हूँ? तमाशा करने की आदत मुझे नहीं, इस रुद्र राय चौहान को। कल हमारी इज्जत का जनाजा देख इसका जी नहीं भरा जो आज यह अपना मुंह उठाकर यहाँ चला आया। शैलेश राठी की बात सुन रुद्र अपनी नजर उठाकर उन पर डालता है। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसका ऑरा काफी निगेटिव था। केवेंद्र जी के तो पसीने छूटने लगे। आखिर अब तक उनके संबंध ऐसे तो थे नहीं कि रुद्र उसकी बात सुने, और अगर कहीं वह फिर से नाराज हो गया तो कहीं इसका हर्जाना उनके बेटे को न भुगतना पड़े। केवेंद्र जी वापस से शैलेश राठी को रोकते हुए कहते हैं, भाई साहब प्लीज भगवान के खातिर शांत हो जाएं। वह दामाद है इस घर का। केवेंद्र की बात काटते हुए शैलेश राठी गुस्से में चिड़चिड़ाते हुए कहते हैं, तुम भूल रहे हो केवेंद्र, यह मेरा घर है और मैं अपने इस घर में इस रुद्र राय चौहान को एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए अभी के अभी इसे धक्के मार कर यहाँ से निकालना होगा। इतना बोल वो जैसे ही आगे बढ़ता है कि सुजाता जी कमरे से बाहर आकर यह सब तमाशा देख काफी परेशान हो जाती हैं और शैलेश जी को रोकते हुए कहती हैं, यह आप क्या कह रहे हैं? घर आए मेहमान से कोई ऐसे बोलता है? शैलेश जी जैसे आज किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। वह गुस्से में रुद्र की तरफ बढ़ते हैं ताकि वह उसे वहां से बाहर निकाल सके, लेकिन वह रुद्र को छू पाते उससे पहले ही जियान उनका हाथ पकड़ उन्हें रुद्र से दूर कर एक दीवार से खड़ा हो जाता है। रुद्र बस शांत सा सारा तमाशा देख रहा था। शैलेश राठी मानो पागल हो गए। वह गुस्से में अपना हाथ झटक कर पीछे हटते हैं और पास में रखा पोट उठाकर रुद्र की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। यह देख वहां खड़े सारे लोग परेशान हो जाते हैं। केवेंद्र जी और सुजाता जी जैसे ही उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं कि जियान उनसे पहले ही उन पर अपनी गन तान देता है। यह देख सुजाता जी काफी घबरा जाती हैं। वह शैलेश जी को पीछे से पकड़ रोकने की कोशिश करते हुए कहती हैं, रुक जाइए, गुस्से में यह पागलपन ना करें, प्लीज रुक जाएं। लेकिन आज जैसे शैलेश राठी ने अपने सोचने समझने की शक्ति खो दी थी। वह पागलों की तरह छटपटाते हुए रुद्र की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। सुजाता जी और केवेंद्र जी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही कुछ रिश्तेदार भी शैलेश जी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। जियान अब भी अपनी गन शैलेश जी पर तान कर खड़ा था।
यह देख वहां सारे लोग डर गए थे। केवेंद्र जी हल्का शांत करवाते हुए जियान से कहते हैं, इसे अंदर रख लें, हम समझाते हैं भाई साहब को। लेकिन जियान उनकी बात न सुन अब भी गन पॉइंट किए खड़ा था, जैसे इंतजार कर रहा था कि आज शैलेश राठी एक कदम और आगे बढ़ाएं और वह उनको हमेशा के लिए शांत कर दे। रुद्र भी शैलेश राठी को मारने की तड़प देख अंदर ही अंदर एंजॉय कर रहा था। वह आज देखना चाहता था कि शैलेश राठी क्या कर सकता है, क्योंकि आज अगर उन्हें अपने गुस्से में रुद्र की ओर 1 इंच भी बढ़ा तो आज उनकी जिंदगी का आखिरी पल होगा। सब शैलेश राठी को रोकने में लगे हुए थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था अब वह लोग कैसे सिचुएशन संभाले। लेकिन तभी हाल में एक तेज आवाज आती है, जियान। इस आवाज को सुन सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है। सीढ़ियों पर आन्या और सारिका जी खड़ी थी। दोनों जब नीचे आए और वहां का ऐसा माहौल देख दंग ही रह गई। समझ नहीं आ रहा था आखिर 2 पल में ही सिचुएशन ऐसे कैसे हो गई कि मरने और मारने की बात आ गई। आन्या ने जब जियान को गन पॉइंट करते देखा शैलेश राठी पर तो वह और घबरा गई। वह जियान को रोकते हुए कहती है, जियान नीचे करो, मैंने कहा गन नीचे करो। जियान को आर्डर देते वक्त जियान को आज आन्या में बॉस की फीमेल वर्जन दिखाई दे रही थी। वह एक नज़र अपने बॉस को देखता है जो आन्या को ही देख रहा था। जियान यह देख समझ जाता है कि जिसके आगे उनके बॉस भी शांत थे, उसके आगे वह क्या ही कहे। इसलिए वह गन धीरे धीरे नीचे कर लेता है, जिससे सब कुछ राहत की सांस लेते हैं। शैलेश राठी शांत नहीं हुए थे, वह मौका का फायदा उठाकर फिर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन सुजाता और केवेंद्र जी ने उन्हें पकड़ा था, इसलिए वह ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। आन्या जल्दी से आगे बढ़ शैलेश राठी के आगे हाथ जोड़ उन्हें रोकते हुए कहती है, आप शांत हो जाएं मौसा जी, प्लीज हम अभी यहाँ से चले जाते हैं, आप प्लीज शांत हो जाएं। आन्या को अपने सामने देख जैसे शैलेश राठी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वह गुस्से में अपना हाथ झटक कहते हैं, यह सब तेरी वजह से हो रहा है, सारे फसाद की जड़ तू ही है, तेरे होने की वजह से हमें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं, हट जा। इतना बोल शैलेश राठी ने गुस्से में आन्या को साइड में जोर का धक्का दे दिया, जिससे आन्या संभल नहीं पाई और वहां पास में पड़े टेबल से उसका सिर जोर से टकरा गया। केवेंद्र जी के मुंह से चीख निकलती है, आन्या। यह देख सारे लोग हैरान हो गए और रुद्र जो अब तक शांत था, उसका खून खौल रहा था। वह चिल्लाते हुए उठता है, शैलेश राठी। उसकी आवाज इतनी पावरफुल थी कि शैलेश राठी को जैसे अब अपनी करनी का पछतावा हो जाता है। उनके चेहरे पर डर से पसीना छा जाता है। यह देख रुद्र आगे बढ़ता है। उससे पहले ही वह कुछ करता, उसके कानों में आन्या की आवाज आती है, जो अपना खून से सना हाथ आगे बढ़ाकर रुद्र को रोकते हुए पुकार रही थी। यह सुन रुद्र घबराता हुआ आन्या के पास आता है और उसका सिर अपनी बाहों में उठाकर उसे देखता है। आन्या के सिर पर काफी गहरी चोट आई थी, जिससे अब काफी खून बह रहा था। आन्या बेहोश होने वाली थी। यह सब देख रुद्र एक बार फिर आन्या को जैसे खोने से डर सा गया। वह उसका गाल थपथपाते हुए काफी डरी हुई आवाज में कहता है, वाइफी तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हें बस आंखें खोल के रखना है, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। इतना बोल रुद्र आन्या को अपनी बाहों में उठाता है और जियान से कार निकालने के लिए कहता है। रुद्र जल्दी से आन्या को कार में बैठा देता है। कार तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। कार में रुद्र आन्या को उठाने की कोशिश करते हुए कहता है, उठो वाइफी, उठ जाओ प्लीज, मैंने तुम्हारी बात मानी, अब तुम मेरी बात मान जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, समझी तुम, इसलिए उठ जाओ। इतना बोल रुद्र आन्या को अपने सीने से लगा लेता है। इतना डर तो कभी उसे खुद की मौत को सामने देखकर नहीं हुआ, जितना आन्या को ऐसी हालत में देखकर हो रहा था। रुद्र चाहे जितना भी पावरफुल और हार्टलेस इंसान हो,
लेकिन आन्या को जरा भी खरोच आती है तो उसे सबसे ज्यादा दर्द का एहसास होता है। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था, सब उसकी वजह से हुआ था। वहीं सारिका जी और केवेंद्र जी की दुनिया ही जैसे रुक गई। अपनी बेटी की यह हालत देख वह डर से गए, लेकिन उनके कुछ करने से पहले ही रुद्र आन्या को अपने साथ ले गया। उन्हें अपनी बेटी की काफी चिंता हो रही थी, लेकिन एक भरोसा था कि रुद्र उसके साथ है तो वह ठीक ही होगी। वह लोग तो अब इतना मजबूर थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपनी बेटी के पास जाएं भी कैसे। केवेंद्र जी अपनी मजबूरी में बंधे हाथ लिए जल्दी से अपने ऊपर कमरे में जाते हैं। सारिका जी भी उनके साथ पीछे चली जाती हैं। वहीं सुजाता जी की डर से हालत खराब थी कि अब उन्होंने रुद्र को सामने से ललकारा है और साथ ही आन्या को नुकसान पहुंचाया है। यह सबसे बड़ी बात थी कि क्योंकि अब आन्या कोई आम लड़की नहीं, रुद्र राय चौहान की पत्नी थी। यह बात किसी से छुपी नहीं थी कि रुद्र अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र आन्या को अपनी बाहों में भरे हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर आन्या का अंदर चेकअप कर रहे थे और बाहर रुद्र की जान सूख रही थी। जियान के साथ रुद्र के बॉडीगार्ड उस इमरजेंसी वार्ड एरिया को अच्छे से कवर करके खड़े थे। हॉस्पिटल में रुद्र इमरजेंसी वार्ड के बाहर बेचैनी से टहल रहा था। अंदर डॉक्टर आन्या का इलाज कर रहे थे। सब आज पहली बार अपने बॉस का यह घबराया हुआ रूप देख रहे थे। आज से पहले कितनी बार मुसीबत आई, लेकिन कभी भी किसी ने रुद्र का संयम खोते नहीं देखा, जिससे यह अंदाजा साफ लगाया जा सकता था कि आन्या रुद्र के लाइफ में क्या मायने रखती है। रुद्र इस वक्त काफी बेचैन था और साथ ही उसके जहन में बार बार शैलेश राठी की गई हरकत याद आने से काफी गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में जियान की तरफ देख अपने हर शब्द पर जोर देते हुए कहता है, जियान उस शैलेश राठी को उसकी औकात दिखाओ। उसको आज पता चलना चाहिए कि आज उसने किसको नुकसान पहुंचाया है। मुझे उसकी चीखें सुननी है, उसके मौत का तांडव देखना है। इतना बोल रुद्र जियान को जाने का इशारा करता है और खुद फिर इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़ा हो जाता है। वह खुद के गुस्से को काबू करने की कोशिश करता है, क्योंकि इस वक्त उसके बदले से ज्यादा उसके लिए आन्या मैटर करती थी। जियान भी अपने बॉस के कहने का मतलब समझ गया था। वह भी जल्दी से वहां से निकल गया। कुछ पल बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। रुद्र बेचैनी से उन्हें देख पूछता है, डॉक्टर हाउ इज माई वाइफ। डॉक्टर काफी नरमी से कहते हैं, रिलैक्स मिस्टर चौहान जी, आन्या इज फाइन, बस सिर पर चोट थी जो कुछ दिनों में भर जाएगी। शायद इस हादसे से वह फिजिकली से ज्यादा इमोशनल इफेक्ट हुई हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप उनका ख्याल रखें। उन्हें अभी कुछ दिन कोई स्ट्रेस ना दें। अगर वह किसी बात को लेकर वायलेंट बिहेवियर करें तो आप उन्हें प्यार से हैंडल करें। आई सजेस्ट। डॉक्टर की बात सुन रुद्र को काफी हद तक राहत मिली। वह डॉक्टर को कहता है, डोंट वरी डॉक्टर, आई विल टेक केयर। मैं मिल सकता हूँ उससे। डॉक्टर हाँ में सिर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल, फिलहाल तो उन्हें होश नहीं आया है, लेकिन कुछ देर में आ जाएगा। इतना बोल डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। रुद्र भी बिना किसी देरी के आन्या के रूम में जाता है। हॉस्पिटल के बेड पर आन्या बिल्कुल मुरझाई सी बेहोश पड़ी थी। उसका खिला हुआ चेहरा अभी मुरझाया हुआ था। उसके सिर पर सिर्फ एक मोटी पट्टी बंधी हुई थी। रुद्र आन्या की ऐसी हालत देख कुछ कमजोर पड़ गया। वह आगे बढ़ आन्या के पास जाता है और उसका हाथ थाम नम आंखों से उसे देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मेरे होते हुए भी तुम आज इस हाल में हो, बट आई प्रॉमिस आज के बाद हर मुसीबत को तुमसे पहले रुद्र राय चौहान का सामना करना पड़ेगा। इतना बोल रुद्र आन्या के हाथ को चूम लेता है। आन्या जो बेहोश थी, उसे इस प्यारे से एहसास से काफी सुकून मिलता है। वह धीरे धीरे अपनी उंगली हिलाते हुए
अपनी आंखें खोलती है। आन्या को होश में आता देख रुद्र को काफी खुशी मिलती है। वह झट से आगे बढ़ आन्या को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, तुम्हें होश आ गया? तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। आन्या अब तक अपने पूरे होश में नहीं थी। उसे बस यह एहसास था कि रुद्र उसे सीने से लगाया हुआ है और कुछ कह रहा था, और दवाइयों के असर के कारण बस इतना ही बोल पाई, रुद्र। रुद्र अपना नाम आन्या के मुंह से सुन उसे अलग कर उसका चेहरा थाम प्यार से कहता है, हाँ। वह आगे कुछ कहता उससे पहले ही आन्या वापस से बेहोश हो गई। रुद्र यह देख घबरा कर डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर आन्या का चेकअप कर रुद्र को कहते हैं कि आन्या अब बिल्कुल ठीक है। रुद्र डॉक्टर से कुछ पूछ आन्या को लेकर वापस होटल आ जाता है। आन्या अब तक सो रही थी। रुद्र उसे प्यार से सुलाकर अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है और उसके माथे को चूम कर एक नज़र आन्या को जी भरकर देख वहां से चला जाता है। जाने से पहले होटल के एक वर्कर लेडीज को आन्या की देख रेख करने के लिए छोड़ देता है और साथ ही कमरे के बाहर रुद्र के कुछ बॉडीगार्ड भी रुद्र के साथ होटल से निकल अपनी कार में बैठकर कहीं चला जाता है। आन्या को छोड़ उसे जाने का मन तो नहीं था, लेकिन कुछ अधूरे काम थे जिसे उसे पूरे करने थे। कुछ देर में रुद्र की कार पुलिस स्टेशन के बाहर रुकती है। रुद्र अपने बॉडीगार्ड के साथ अंदर आता है। वहां का हेड रुद्र को देख काफी अदब से ग्रीट करता हुआ उसे अपने केबिन में चलने को कहता है, लेकिन केबिन में जाकर उसे कुछ इशारा करता है, जिसके बाद वह ऑफिसर काफी रिस्पेक्टफुली उसे जेल के एक तरफ ले जाता है। वहां एक आदमी को रस्सियों से बांधकर काफी बुरी तरह मारा था, जिससे उसकी हालत अब मरे जैसी हो गई थी, लेकिन उसे चैन की सांस लेने तक की मोहलत नहीं दी जा रही थी। उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया था। रुद्र के एंटर होते ही सब ऑफिसर साइड में हो जाते हैं। रुद्र अपनी आंखों में दुनिया जहां की आग लिए उस आदमी को घूरता है, जैसे आज अभी अभी उसे खत्म कर देगा। वह आदमी और कोई नहीं, शैलेश राठी है। आन्या की छोटी सी चोट पर रुद्र ने उसे जीने लायक नहीं छोड़ा। अगर ऐसे ही उसे कुछ घंटे और टॉर्चर किया गया तो शायद ही वह आने वाला पल देख पाए। रुद्र के अंदर इस वक्त इतनी नफरत थी कि आगे बढ़ एक ऑफिसर को इशारा करता है, जो शैलेश राठी का झुका हुआ सिर उठाकर रुद्र के सामने पेश करता है। शैलेश राठी अपनी गर्दन उठाकर आंखों से रुद्र को देखता है तो डर से कांप जाता है। उसे यह बात छुपी नहीं थी कि उसे जो सजा मिल रही है वह किस वजह से मिल रही है, लेकिन उसकी इतनी भी हालत नहीं थी कि हाथ जोड़ रुद्र से कुछ कहे या माफी मांगे। रुद्र शैलेश राठी की आंखों में अपने लिए डर देख कहता है, मैंने कहा था ना, जंगल में रहकर शेर से दुश्मनी नहीं लेते, पर तुम्हें तो बड़ा शौक था। पहले तो मैंने सोचा तुम्हारी इज्जत और रुतबे को तार तार कर छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं, तुम तो तब भी नहीं सुधरे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की? अब तो तुम्हें उसके लिए मौत से बदतर सजा मिलेगी, ऐसी कि तुम्हारी 100 पीढ़ी की रूह कांप जाएगी। यह सोचकर इतना बोल रुद्र पीछे मुड़ चेयर पर बैठ जाता है और अपने हाथों से इशारा करता है, जिससे सारे ऑफिसर एकटू होकर उसे वापस से टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। रुद्र ने सब इंतजाम किए थे। उसने तो शैलेश राठी के लिए एक डॉक्टर तक हायर किया था, ताकि वह इतनी आसानी से मौत के भी दर्शन न कर सके। उसकी चीखें सुनकर भी आन्या का वह दर्द भरा चेहरा याद आ रहा था, जिससे उसके अंदर वह गुस्सा और भी ज्यादा धधकने लगा। वहीं दूसरी तरफ सुजाता जी काफी ज्यादा परेशान थी। उन्होंने हर तरीका अपना लिया, लेकिन शैलेश जी को नहीं बचा पाई। यहाँ तक कोई वकील उनका केस तक लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह कोई आम आदमी के आगे नहीं था। रुद्र राय चौहान के खिलाफ था और शैलेश राठी के खिलाफ इतना मजबूत केस बना था कि उनका छूटना नामुमकिन सा हो गया था। सुजाता जी की रो रो कर हालत खराब थी।
वह सारिका जी और केवेंद्र जी के हाथ जोड़कर शैलेश राठी को बचाने के लिए विनती कर रही थी, लेकिन उनके भी हाथ बंधे थे। वह चाहे एक पल के लिए अपनी बेटी के ऊपर किया जानलेवा हमला माफ भी कर दे, लेकिन रुद्र अपनी पत्नी को नुकसान पहुंचाने वाले को कभी नहीं छोड़ेगा। अब कोई कुछ कर सकता था तो वह भी सिर्फ आन्या, जो होटल के कमरे में सो रही थी। शाम के वक्त आन्या की नींद खुलती है तो वह अपना सिर पकड़ लेती है। अब भी कुछ हैवी लग रहा था। वह हेल्पर जो रुद्र ने आन्या की केयर के लिए रखा था, जो झट से आगे बढ़ काफी पोलाइट वे में आन्या को उठने से रोकते हुए कहता है, मैम आपको रेस्ट की जरूरत है, आप रेस्ट करें। अब आप कैसा फील कर रही हैं? आप रुके, मैं अभी सर को इन्फॉर्म करती हूँ। आन्या उस हेल्पर की बात सुन उसे अपनी आंखें खोल असमंजस में देखते हुए पूछती है, तुम कौन हो? वह हेल्पर आन्या के पास बैठते हुए कहती है, मैम मेरा नाम पाखी है, मैं होटल की स्टाफ हूँ। सर को कहीं अर्जेंटली जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने मुझे आपके पास रुकने को कहा और कहा कि जैसे ही आपको होश आए मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूं। आन्या उसकी बात सुन एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बात कर लूँगी। तुम जाओ और जाते-जाते टेबल से मेरा बैग मुझे देते हुए जाना। आन्या की बात सुन पाखी सिर झुकाकर कहती है, पर मैम सर ने मुझे सख्त हिदायत दी है कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसकी बात सुन आन्या हल्का मुस्कुराकर कहती है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए तुम जाओ, रुद्र से मैं बात कर लूँगी। आन्या के बार-बार कहने पर पाखी सिर झुकाकर आन्या को ग्रीट करते हुए वहां से चली गई। आन्या जल्दी से अपना बैग खोल उसमें से अपना फ़ोन निकालती है। इस वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, क्योंकि पाखी की बातों से साफ झलक रहा था कि रुद्र को आन्या की कितनी फ़िक्र है और आन्या को बेहोशी की हालत में रुद्र के करीब होने का पूरा-पूरा एहसास था। यह सब उसे अंदर से काफ़ी खुशी हो रही थी, पर जैसे वह अपना फ़ोन ऑन कर चेक करती है, तो एक पल के लिए सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसके माँ और पापा के काफ़ी सारे मिस कॉल थे और साथ भी काफ़ी सारे मैसेज। आन्या को लगा उसके मम्मी-पापा उनकी चिंता में होंगे, इसलिए वह रुद्र को कॉल करने से पहले अपने मम्मी-पापा को कॉल करना बेहतर समझा। आन्या ने अपने माँ को सबसे पहले कॉल किया। सारिका जी इस वक्त सुजाता जी के पास बैठी थी और उन्हें हौसला दे रही थी। उनका जैसे ही फोन बजा, सारिका जी से पहले सुजाता जी की नज़र पड़ गई। फोन में आते नाम पर वह झट से आगे बढ़ फोन उठाते हुए अपने रूंधे गले से कहती हैं, हेलो आन्या बेटा। इतना बोल वह रो पड़ी। आन्या सुजाता जी की आवाज़ पहचान गई और उनकी ऐसे घबराई हुई आवाज़ सुनकर आन्या काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई। चिंता भरे स्वर में पूछती है, मासी माँ क्या हुआ? मासी माँ आप ऐसे क्यों रो रही हैं? सब ठीक है ना? आन्या के ऐसे पूछने पर सुजाता जी रोते हुए कहती हैं, कुछ नहीं है आन्या बेटा, कुछ भी ठीक नहीं है, मैं कहीं की नहीं रही। तेरे मौसा जी। वह इतना बोल सुजाता जी का गला तुरंत भर गया। सारिका जी उन्हें शांत करवाने की कोशिश करती हैं। आन्या उनकी आधी अधूरी बात सुन काफी ज्यादा परेशान स्वर में पूछती है, क्या हुआ मौसा जी को? मासी माँ आप रो क्यों रही हैं? बताएं मुझे। लेकिन सुजाता की हालत अब ऐसी नहीं थी कि वह आन्या को कुछ कह सकती। सारिका जी सुजाता जी के हाथ से फोन लेकर साइड में जाती हैं और फोन अपने कान में लगाकर कहती हैं, हेलो लाडो कैसी है तू? आन्या अपनी माँ की आवाज़ सुन बेचैनी से पूछती है, माँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मासी को क्या हुआ और क्या बोल रही थी? इतना रो क्यों रही थी? मौसा जी। माँ मुझे सच सच बताओ, आखिर बात क्या है? आन्या की बात सुन सारिका जी की नज़र सुजाता जी पर जाती है, जिनकी हालत तब काफ़ी खराब हो चुकी थी, जिसे देख उनकी आंखों में भी नमी तैर गई। वह खुद को संभालते हुए कहती हैं, लाडो यहाँ कुछ ठीक नहीं है। तेरे साथ हुए हादसे को लेकर
दामाद जी ने जीजा जी पर केस कर दिया, उन्हें जेल भेज दिया और उनका छूटने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। हमने हर कोशिश करके देख ली, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा है। यहाँ दीदी की हालत बद से बदतर हो गई है। इतना बोल सारिका जी खामोश हो गई और आन्या के तो होश ही उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर पल भर में चीजें इतनी भी बिगड़ गई। उसे काफी फिक्र हो रही थी सुजाता जी की, इसलिए वह अपनी माँ को समझाते हुए कहती है, माँ आप मासी का ख्याल रखो, मैं कुछ करती हूँ। इतना बोल आन्या ने झट से फोन रख दिया और जल्दी से जियान को कॉल किया। जियान इस वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर था और रुद्र होटल के लिए निकल चुका था। जियान आन्या का कॉल देखकर आन्या का फोन झट से उठाता है। जियान के बस हेलो कहने पर आन्या जैसे बरस पड़ती है। जियान अभी के अभी शैलेश राठी को जेल से छुड़वाओ और इस केस को खत्म करो, अभी के अभी। जियान आन्या की बात सुन हैरान रह गया। वह शौक होकर कहता है, लेकिन मैम सर। आन्या गुस्से में कहती है, सर अगर कुछ कहें तो कह देना। मैंने कहा मुझे 10 मिनट में यह सारे तमाशे खत्म चाहिए। इतना बोल आन्या गुस्से में फोन रख देती है। इस वक्त आन्या के दिमाग में काफी सारे सवाल थे। कुछ देर में रुद्र जैसे होटल वापस अपने कमरे में आता है। रुद्र को पता चल चुका था आन्या ने शैलेश राठी की जमानत करवा दी है। आन्या खिड़की से बाहर देख रही थी और कमरे में बस छोटी सी रोशनी देख रुद्र आगे बढ़ता है और आन्या के कंधे पर जैसे ही हाथ रखता है, आन्या गुस्से में उसका हाथ झटक देती है और गुस्से में देखती है। रुद्र काफी शांत स्वर में उसे टोकते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो अब रेस्ट करो। आन्या रुद्र की बातों का कोई रिस्पॉन्स ना देते हुए वैसे ही खामोश खड़ी रहती है। रुद्र उसे दोबारा टोकता है, तुमने सुना ना मैंने क्या कहा, रेस्ट करो। अब तक आन्या वैसे ही खड़ी रहती थी। रुद्र कुछ कदम और आगे बढ़ आन्या के कंधे पर हाथ रख कहता है, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? रुद्र की बातें और सवाल आन्या के अंदर भड़क रहे सवाल को आग का नाम दे रही थी। आन्या गुस्से में रुद्र का हाथ झटक उसकी तरफ देखती है। आन्या की आंखों में ऐसे भाव देख रुद्र कंफ्यूज होकर उसे देखते हुए कहता है, आर यू ओके? इतना बोलते हुए जैसे रुद्र अपना हाथ आगे बढ़ाता है आन्या की तरफ, आन्या अपने कदम पीछे करते हुए अपना हाथ आगे कर उसे काफी नागवार से देखते हुए कहती है, वहीं रुक जाएं, मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आप जैसा खुदगर्ज इंसान आज तक नहीं देखा। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जो आपके कहने पर चले, जैसा आप चाहें वैसा करें और तो और हर वक्त अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। आन्या की बातें और उसके भाव रुद्र को हैरत में डाल रहे थे। आखिर अचानक आन्या ऐसी बातें क्यों करने लगी? वह उसे समझाने की कोशिश करते हुए जैसे ही आगे बढ़ता हुआ कहता है, तुम क्या कर रही हो? मेरी बात तो सुनो। आन्या एक कदम और पीछे जाते हुए रुद्र को उंगली दिखाते हुए गुस्से में कहती है, वहीं रुक जाए, मेरे पास जरूरत नहीं है आने की। अब जो मैं कह रही हूँ वह सच है। मुझे अब आपसे कुछ और नहीं सुनना। आप हर कदम पर सिर्फ मेरा इस्तेमाल ही करते आए हैं। जब भी जी में आया पत्नी मानने से इनकार कर दिया, जब भी जी में आया सबके सामने पत्नी बोल दिया, जब भी जी में आया कुछ भी मुझे सुनाकर चले गए, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाए और जब मन में आए तब ठीक बिहेव किया और तो और अपने बदले तक में मुझे शामिल कर सबके सामने मुझे बुरा बना दिया। यह सब होने के बाद भी मैंने चुपचाप सहा, कोई शिकायत नहीं की, लेकिन आपने तो मेरे जज्बातों, मेरी फीलिंग तक को खेल बना कर रख दिया। आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मुझे लगने लगा था कि आप ऊपर से कितने बेरहम दिल इंसान हो, लेकिन अंदर आपके भी एक दिल धड़कता है जो मेरे जज्बात की कदर करता है। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। आप मुझे मेरी मम्मी पापा से
क्योंकि आप मेरी फीलिंग्स की कदर करते थे, बल्कि इसलिए ले गए कि तुम शैलेश राठी की दुखती रग पर अपने पाँव रख मज़े ले सको और उन्हें भी ज़्यादा जलील और तकलीफ़ दे सको, अपने आँखों के सामने सब तमाशा होते देख सको, यही बात थी ना? और मैं बेचारी अपने दिल को यह जानकर खुश हो रही थी कि आपको मेरी खुशियों की परवाह है, लेकिन बस अब और नहीं। बोलते-बोलते आन्या के आँखों में दर्द भरे आंसू आ गए, जिसे देख आन्या से ज़्यादा रुद्र को तकलीफ हो रही थी। आन्या इस वक्त रुद्र और उसके इरादे को बिल्कुल गलत आंक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह शब्द उसके अंदर किसी ने डाले हैं। आन्या इस वक्त अपने गुस्से में कांप रही थी। रुद्र को आन्या की बातों से तकलीफ तो हो रही थी, लेकिन इस वक्त उसके लिए अगर कुछ मैटर करता था तो वह था आन्या की हेल्थ। रुद्र आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि तभी आन्या अपने कदम पीछे लेते हुए काफी तकलीफ भरी आवाज में उसके सामने हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज अब और नहीं, और हिम्मत नहीं है मुझ में और टूटने की, छोड़ दे मुझे अकेला, छोड़ दो, जाने दो मुझे। इतना बोलते बोलते आन्या जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रुद्र यह देख नहीं पाया और जल्दी से आन्या के पास आता है और उसके पास जमीन पर घुटनों के बल बैठकर उसे जैसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता है। आन्या उसके हाथ जोड़ते हुए गुस्से में कहती है, डोंट टच मी। रुद्र आन्या को पकड़ने की कोशिश करते हुए, उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, मेरी बात तो सुनो, तुम यह क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो। आन्या कहती है, कुछ नहीं सुनना मुझे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी फीलिंग्स से, नहीं सुनना। इतना बोल आन्या रुद्र को धक्का देते हुए उठ जाती है। आन्या इस वक्त कुछ सुनने या कहने के जैसी हालत में नहीं थी। वह आज पहली बार काफी वायलेंट बिहेव कर रही थी। उसका दिल दिमाग जैसे अपने खुद के सोचने समझने के स्टेज में नहीं था। आन्या की बार बार खुद से दूर करने की बात सुन रुद्र को अब काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके जहन में डॉक्टर की बात भी थी, जिस वजह से वह खुद को शांत करते हुए आन्या का हाथ कसकर पकड़ता है और उसे शांत करवाने की कोशिश करते हुए प्यार से कहता है, आन्या मेरी बात सुनो, जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। लेकिन आन्या वापस से अपना हाथ छुड़ाते हुए रुद्र को धक्का देने की कोशिश करती है। वह कुछ भी सुनने के मूड में जैसे लग ही नहीं रही थी। रुद्र भी काफी इरिटेट हो चुका था। आज तक उसने कभी किसी लड़की के इतने नखरे जो नहीं झेले थे। उसे तो लड़कियों को हैंडल करना नहीं आता था। उसका दिमाग जैसे इस मामले में काम करने के लिए ब्लॉक हो गया। अन्या बार बार रुद्र से अपना हाथ छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। रुद्र की लिमिट क्रॉस हो चुकी थी, इसलिए वह गुस्से में अब आन्या का हाथ छोड़ उसकी कमर पकड़ लेता है और उसे वापस दीवार से सटा देता है और खुद उसके बिल्कुल सामने आ जाता है। आन्या कुछ कह पाती उससे पहले ही रुद्र बिना वक्त गंवाए नीचे झुकता है और आन्या के होठों पर किस करने लगता है। इस अनायास किस से आन्या तो दंग रह जाती है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह हिलने की कोशिश करती है, लेकिन रुद्र की बॉडी के प्रेशर के कारण हिल तक नहीं पाती। रुद्र अब सब कुछ भूलकर सिर्फ आन्या को किस करने में कहीं खो सा गया था। कुछ पल स्ट्रगल करने के बाद आन्या भी थक गई और रुद्र के किस को फील करने लगी। रुद्र को आन्या के साथ काफी अच्छी फीलिंग हो रही थी। उसकी पकड़ आन्या के कमर पर कसती जा रही थी। रुकने के बारे में सोचना नहीं चाहता था, लेकिन अब आन्या थकने लगी थी, जिससे रुद्र को ना चाहते हुए उसे छोड़ना पड़ा। वह धीरे से उससे अलग होकर आन्या के लाल पड़ गए चेहरे और होठों पर देखने लगा। आन्या भी रुद्र को देखने लगी। रुद्र, जिसका अपने जज्बातों पर काबू करना इस वक्त मुश्किल हो रहा था, वह वापस से कुछ पल में आन्या को देखते देखते उसे दोबारा किस करने लगा। आन्या तो सुन ही पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वह अगर रुद्र को कैसे रोके, क्योंकि उसके जुनून के आगे आन्या काफी कमजोर फील कर रही थी। इस बार रुद्र जल्द ही अलग होकर उसकी आंखों में देख काफी नरमी से कहता है, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, जो शिकायत करनी है करो, लेकिन उससे पहले तुम्हें खाना खाना होगा और दवाई लेनी होगी। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। इतना बोल रुद्र आन्या को झट से छोड़
कमरे से बाहर चला जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आन्या ने ऐसे अचानक से रिएक्ट क्यों किया। वह कुछ सोच आन्या के लिए फूड ऑर्डर कर वॉशरूम में फिर से चला जाता है। रुद्र के कमरे से जाने के बाद भी आन्या अभी भी बुद्ध बनी खड़ी रही थी। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि अभी-अभी जो उसके और रुद्र के बीच में हुआ, यह कोई उसका सपना तो नहीं। वह अपना हाथ उठाकर अपने होठों को काफ़ी हल्के से अपनी उँगली से छूती है। छूते-छूते उसकी आँख खुद ब खुद उस प्यारे एहसास को फ़ील करते हुए बंद हो जाती है। ना जाने क्यों, पर आन्या को यह मीठा-मीठा एहसास लग रहा था। उसे लग रहा था वह पहले भी रूबरू हुई है इस एहसास से, लेकिन कहाँ और कब उसे समझ नहीं आ रहा था। उसके ख़्याल से किस उसके और रुद्र की पहली थी, लेकिन यह एहसास उसके लिए काफ़ी पुराने थे। यही हाल रुद्र का भी था। उसे भी आन्या को किस कर उसे पहले अपने करीब, फिर उसकी सांसों की खुशबू खुद के अंदर महसूस कर ऐसा लग रहा था, यह एहसास उसने भी महसूस किया है, लेकिन कहाँ और कब उसे समझ नहीं आ रहा था। दोनों अपने ख़्यालों की उलझन में खोए थे। वहीं दूसरी तरफ शैलेश राठी को जेल से छोड़ दिया गया था, पर उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह घर जा सके, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में रखा गया। उनके ट्रीटमेंट के लिए शैलेश राठी को यह कहकर छोड़ा गया कि आज के बाद उनका कोई भी कदम चौहान परिवार के किसी भी सदस्य या उनके मन को ठेस न पहुंचाने के लिए हो। सुजाता जी यह जानकर खुश थी कि शैलेश राठी छूट गए। केवेंद्र जी और सारिका अब तक उनके साथ थे। वहीं उनके घर दिव्या आधी रात को किसी को कॉल करती है और मुस्कुराते हुए कहती है, वाह क्या आइडिया दिया है, मान गई मैं तुम्हें। आन्या अब तो मुंह दिखाने लायक खुद को नहीं समझेगी और बेचारी जिस पति पर इतना गुमान कर रही थी, वह रिश्ता तो एक पल में ही टूट जाएगा। उसके सारे सपने जो एक बार में ही चकनाचूर हो गए, वैसे ही आन्या तड़पेगी, जिसका उसको खुद भी एहसास नहीं होगा कि आखिर वह खुद ही बनी बनाई गृहस्थी तबाह करेगी। इतना बोल दिव्या हंसने लगी। फोन के दूसरी तरफ से खतरनाक हंसी की आवाज आती है। फिर दिव्या कुछ सोच अपने दांत पीसते हुए कहती है, वैसे इतनी आसानी से उसे अब मैं जीने नहीं दूंगी। उसकी वजह से काफी कुछ झेलना पड़ा। मेरी जगह लिए वह उस रुद्र राय चौहान के साथ खड़ी इतना इतरा रही थी। उधर से काफी रहस्यमय आवाज आती है, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो धीरे धीरे अपने मोहरे निकाल उस आन्या को बर्बाद करना है। एक पल में वह मजा नहीं जो तिल तिल भरी मौत में है, और जिसके साथ वह इतना इतरा रही है, वह तो उसे एक पल में अपनी जिंदगी से चींटी की तरह मसल कर बाहर फेंक देगा। बस सब्र करो। इतना बोल दूसरी तरफ वाले इंसान के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान छा गई। फिर फोन काट कर किसी को मैसेज टाइप करते हुए लिखती है, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह मुंबई में है। इतना बोल वह मैसेज सेंड कर एक खामोश हंसी हंसते हुए कहती है, आन्या तुम्हारी जैसी भोली लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, लेकिन तुम्हारी जगह वह नहीं जहां अभी तुम हो, तुम्हारी जगह वहां है जहां तुम्हें अपने आप से घिन होगी। डोंट वरी बेबी, बहुत जल्द तुम वहां होगी, आई प्रॉमिस। आखिर कहाँ भेजना चाहती थी दिव्या आन्या को? आखिर कौन ढूंढ रहा था आन्या को? जानने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।